हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और अभी आपका पहला महीना ही चल रहा है, लेकिन किसी कारणवश आप इस प्रेगनेंसी को कैरी ऑन नहीं करना चाहते, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आएगा कि अब मुझे इस प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट करूं। यानी कि यदि आप गर्भपात के सुरक्षित विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं कि यानी कि 1 महीने में यानी कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी को कैसे अबॉर्ट किया जा सकता है या कैसे गर्भपात किया जा सकता है, तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपको गर्भपात के सुरक्षित विकल्पों के बारे में बताने जा रही हूँ। क्योंकि कई बार कपल मेंटली तैयार नहीं होता है, कई बार एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी होती है, कई बार अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, या और किसी भी कारणवश आपका बच्चा छोटा हो सकता है, या आपके कोई एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, आपका करियर में आप उस स्टेज पर हैं कि जब आपको भी बच्चे नहीं चाहिए, या आपका हो सकता है बच्चा पहले वाला बहुत छोटा हो, जिसकी वजह से अगर आप आगे प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी कारणवश अगर आप प्रेगनेंसी आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप गर्भपात के ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी इंडिया में वैलिड है, आराम से आप करवा सकते हैं। वैलिड रीज़न होना चाहिए और आप कभी भी किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर एमटीपी करवा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से तरीके ऐसे हैं कि जो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अडॉप्ट किए जा सकते हैं, यानी कि उनको चुना जा सकता है। गर्भपात के लिए जनरली 2 तरीके होते हैं, या तो मेडिसिन से होता है या सर्जरी से होता है। यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं कि मेडिकल और सर्जिकल अबॉर्शंस। तो मेडिकल अबॉर्शन में एमटीपी किट दिया जाता है और एमटीपी किट के अंदर 5 गोलियां आती है, जिसमें 1 गोली आपको फर्स्ट डे खानी होती है और 4 गोलियां अगले दिन 48 घंटे के बाद खानी होती है, या फिर 2-2 गोलियां करके अगले दिन और उसके अगले दिन भी आप खा सकते हैं। इस तरीके से जब आप गोलियां खाते हैं तो दूसरे तीसरे दिन से आपको थोड़ी ब्लीडिंग शुरू होती है। चौथे पाँचवें दिन तक हो सकता है कि आपको हैवी फ्लो हो और 8-9 दिन तक ब्लीडिंग होती है और 10 से 15 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाती है। लेकिन जनरली मेडिकल अबॉर्शन 90 to 95% तक सक्सेसफुल होता है। कई बार एमटीपी किट लेने के बाद आपको बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है, कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार बच्चे के कुछ पीसेस भी अंदर रह जाते हैं जो बाद में सफाई करानी पड़ सकती है, यानी कि डीएनसी करानी पड़ सकती है, या फिर आजकल दूरबीन से भी उनको निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका होता है सर्जिकल अबॉर्शंस। सर्जिकल अबॉर्शन को जनरल भाषा में डीएनसी कहा जाता है। हम लोग उसको डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन यानी डीएनई बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि अभी तो 1 महीने का ही बच्चा है, वो तो गोली से ही ठीक हो जाएगा, क्या उसको हमें डीएनसी कराने की ज़रूरत है? तो कई बार ऐसा होता है कि पहले महीना तो है लेकिन आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कई बार वो 7 हफ्ते से या 8 हफ्ते से ऊपर की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो गोलियां काम नहीं करती हैं, और गोलियां अगर आपने ले भी ली तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा, कई बार कपल को इतना टाइम नहीं होता कि 10 to 15 डेज़ तक ब्लीडिंग वो अफोर्ड कर सके, तो वो चाहते हैं कि एक ही सिटिंग में फटाफट काम हो जाए। तो जब हम डीएनसी करते हैं या सर्जिकल अबॉर्शन करते हैं, तो पेशेंट जैसे ही एडमिट होता है तो तुरंत उसका वैक्यूम डिवाइस से उसका सक्शन करके उसको क्लीन कर दिया जाता है, प्रेगनेंसी को सारी को बाहर सक आउट कर लिया जाता है और यूट्रस को पूरा क्लीन कर दिया जाता है, जिससे कि उनको कोई एक्स्ट्रा ब्लीडिंग नहीं होती है डेफिनेटली, और उनका टाइम भी कम ख़राब होता है। क्योंकि जैसे अगर आप आए हॉस्पिटल में, अगर एडमिशन बना के 5-6 घंटे के अंदर आप फ्री हो सकते हैं। जनरली इसमें शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई आराम करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वेरी नेक्स्ट डे आप अपने काम पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें किसी प्रकार का कोई टुकड़ा छूटता भी नहीं है, ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है, और आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो, और डेफिनेट प्रोसीजर है, इसका कोई फेलियर नहीं है। यानी कि अगर आपने डीएनई कराया है, यानी कि सर्जिकल अबॉर्शन कराया है, तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी उसी टाइम क्लीन हो जाती है जिस टाइम आप सफाई करा लेते हैं। तो इस तरीके से मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन जब भी आप सर्जिकल अबॉर्शन के लिए जाती हैं तो आपको एक अटेंडेंट की ज़रूरत होती है, कंसेंट साइन करनी पड़ती है, और इसके साथ ही थोड़ा सा अनेस्थीसिया भी दिया जाता है, तो उसका अपना अनेस्थीसिया का एक अपना रिस्क होता है। उसी जगह अगर आप मेडिकल अबॉर्शन की बात करते हो और आप गोलियां खाती हो, तो डेफिनेटली उसमें आपको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं होती है, गोलियां आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिल जाती हैं। तो उसमें भी मेडिकल अबॉर्शन के लिए फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद में गोलियां आपको दी जाती है, और उसके बाद में आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो, तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर को रिपोर्ट करना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो कई बार इमरजेंसी में डीएनसी यानी कि सफाई करनी पड़ सकती है, और इसके अलावा कई बार टुकड़े रह जाएं तो आपको दोबारा सफाई के लिए आना पड़ सकता है। तो दोनों ऑप्शंस अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन कोई सा भी ऑप्शन अपनाने से पहले डेफिनेटली एक बार अपनी सोनोग्राफी आप ज़रूर करवा लीजिए
ये कंफर्म कर लीजिए कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट करने के बाद ही आपको डेफिनेटली कोई ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। और जैसे ही आप सोनोग्राफी कराएंगे तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ही है या बाहर है। और अगर बच्चा बच्चेदानी के बाहर है यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, यानी कि ट्यूब में या ओवरी में या और कहीं भी है, तो फिर डेफिनेटली आपको डॉक्टर उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करती हैं। तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें, बिना सोनोग्राफी के डीएनसी या अबॉर्शन की प्रक्रिया कोई सी भी ना अपनाएं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट मंथ के अंदर आप जब भी अबॉर्शन करवाना चाहें तो मेडिकल और सर्जिकल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स यानी फ़ायदे नुकसान मैंने आपको समझा दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेरी आपकी छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से कोई उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।